Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of March 2023. तो गाइस आज है तारीख 10 मार्च 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है रवांडा को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह धिल्लोन। ये जो व्यक्ति है ना, ये कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से याद किए जाते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है इनको हम लोग स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के लीडर्स की तरह याद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इंतरिम गवर्नमेंट जो थी 1946 की, उसके मेंबर्स की तरह याद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके मेंबर्स की तरह याद करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, जो इंडियन नेशनल आर्मी है इनके ऑफिसर्स की तरह याद करते हैं। तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। कई बार हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल क्रिप्टो करेंसी को लेकर कवर किए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की कोई बॉडी है, मतलब क्या है, मतलब ऐसा है जैसे आज के समय में हमारे देश में जितनी भी बैंक हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, जितनी भी बैंक्स आपको देखने को मिलती हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, यानी कि इनके ऊपर कोई बॉडी बैठी है जो कि इनको रेगुलेट कर रही है। तो कहोगे हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो कौन सी बैंक है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। उसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो स्टॉक मार्केट है हमारा पूरा का पूरा, जो शेयर बाज़ार है, जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा कर स्टॉक्स को परचेज करते हो, सेल करते हो, तो क्या उस स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी बना रखी है हमने? तो आप कहोगे हाँ वो भी बना रखी है। अच्छा, उस बॉडी का नाम क्या है? उसका नाम है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन अब एक और सवाल जब पूछा जाए कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आती हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या कोई रेगुलेशन वाली बॉडी बैठी है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। कोई भी यहाँ पर बॉडी नहीं है जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर रही हो, इसको यहाँ पर कंट्रोल कर रही हो। जैसे हमारे सारे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है आरबीआई, वैसे जैसे कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रहा है सेबी, वैसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने पहले ही काफ़ी बार फोकस किया है क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने की। लेकिन सरकार ने क्या कोशिश की है? सरकार ने एक बार कोशिश की थी कि क्रिप्टो करेंसी को हम अपने देश में बैन कर दें, जैसा कई सारे देश ऑलरेडी कर चुके हैं। चाइना है जिसने यहाँ पर बैन कर दिया है ना। तो कई सारे देशों ने क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में बैन कर दिया है, और कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनी करेंसी की तरह यहाँ पर कह सकते हो कि अडॉप्ट भी किया है। सरकार ने एक बार कोशिश की थी बैन करने की, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस चीज़ को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इसको बैन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। फिर उसके बाद में कई अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे रेगुलेशन लाने की कोशिश की गई ताकि हम क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर कोई कंट्रोल वाली जो बॉडी है वो बैठी नहीं है। तो अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर सरकार ने ना इस करेंसी के ऊपर में एक और कड़ी नज़र रख दी है और इसके ऊपर एक नया जो लॉ है वो लागू कर दिया है, एक नया प्रोविज़न यहाँ पे लागू कर दिया है। अब वो प्रोविज़न कौन से एक्ट का है तो मैं आपको बता दूं, वो है एक्ट पीएमएलए। पीएमएलए के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले क्या, कल वाला जो मॉर्निंग वाला वीडियो था ना, कल का द हिंदू का वीडियो, उसमें हम लोगों ने पीएमएलए के बारे में डिस्कस किया था। पीएमएलए क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 का ये एक्ट है।
ठीक है। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? इलीगल तरीके से ट्रांजैक्शंस करना, है ना। कभी एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री में अवैध तरीके से जो पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग को वो भी बोलते हो कि जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, है ना। एक ब्लैक मनी है, काला काला धन है जिसको गलत तरीके से आपने कमाया है, उसको लेजिटिमेट मनी आप बना देते हो, है ना, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो भी क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये हम लोगों ने पीएमएलए एक्ट 2002 को लेकर आए थे, हमारी सरकार बेसिकली इस एक्ट को लेकर आई थी। तो अब क्या हो गया? अब जो क्रिप्टो करेंसी है ना, पूरा ये सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी का, इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में इसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो प्रोविजंस है वो लागू किए जा रहे हैं इसके ऊपर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को आप कह सकते हो इस वाले एक्ट के अंदर में कवर किया जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से पिछले कुछ समय में भी अगेन इलीगल ट्रांजैक्शंस देखने को मिले हैं, कुछ इस प्रकार से अवैध तरीके के जो ट्रांजैक्शंस है वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए देखने को मिले हैं। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? इंडिया पहले ही काफ़ी बार इसका मुद्दा उठा चुका है, इंडिया पहले ही बोल चुका है कि सभी कंट्रीज़ को साथ में आकर क्रिप्टो करेंसीज़ को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ फाइनली यहाँ पर जो पीएमएलए एक्ट है इसके अंडर में हम लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेकर आ चुके हैं, यानी कि जो भी प्रोविजंस लागू होते हैं, जैसे इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है उस प्रकार के केसेस यहाँ पर इसके अंडर में देखे जाते हैं। तो अगर क्रिप्टो के मामले में भी कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी तो वो भी यहाँ पर पीएमएलए एक्ट के अंदर में कवर की जाएंगी। तो इस टॉपिक पर कई सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियाज मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स टू अप्लाई टू क्रिप्टो ट्रेड, स्टेट्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पाओगे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ करके यहाँ पे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडियाज क्रिप्टो रेगुलेशन नाउ हैज़ टीथ, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बोला है। बहुत सारे आर्टिकल इस प्रकार से पब्लिश हो रहे हैं। इवन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आप यहाँ पर देख पाओगे कि सरकार ने अभी पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लागू कर दिए हैं, इम्पोज कर दिए हैं। और इस तरीके के ऐसे कई आर्टिकल पब्लिश होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो द हिंदू है उसके अंदर भी कल ये एक आर्टिकल फ्रंट पेज पर पब्लिश हुआ था कि जो इंडिया का मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है वो अब से यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुकी हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि इसका असर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ने वाला है? तो सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी के मामले में इंटरमीडियरीज है ना, उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। कहोगे अब ये क्या चीज़ है? देखो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारा शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, कोई शेयर परचेज करना है या फिर उसको बेचना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, यानी डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट चाहिए होता है। और वो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे तो अब ऑनलाइन सारा सिस्टम हो ही जाता है, बहुत आसान है। एक ज़माना था डीमैट अकाउंट खुलवाने में बहुत परेशानी हुआ करती थी, अब चीज़ें बहुत आसान है। कैसे? तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा कई सारे एप्लीकेशन के एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया, ऐसे कई सारे ऐप हैं, है ना। ग्रो ऐप के बारे में आपने सुना भी होगा, पता है, मतलब पिछले कुछ समय पर कई सारे ऐप जो है हमारे पास आए भी है कि हमारे ऐप को अपने चैनल पर प्रमोट कर दो, स्टॉक मार्केट का ऐप। ऐसे कई सारे ऐप आ चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करोगे? उस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट क्रिएट करके क्या कर सकते हो? आप अपना स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाओगे, इससे भी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप वहाँ से क्या कर पाओगे? जो हमारे स्टॉक मार्केट का सेल और परचेज है वो आराम से कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए एक ऐप की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे इंटरमीडियरीज कई सारे आ चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही सिस्टम हमारे क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी है। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल वज़िरएक्स करके आपने यहाँ पर सुना होगा, एक नाम ये है। ऐसे और भी कई सारे ऐप्स यहाँ पे आ चुके हैं जिसके माध्यम से लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं और इनका प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इवन एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन ऐप्स के। तो इनके ऊपर असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनको हर चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। इवन जो जैसे केवाईसी पॉलिसी होती है ना हमारी बैंक की, नो योर कस्टमर, वो चीज़ भी यहाँ पर इनको इम्प्लीमेंट करनी होगी। और दूसरा मेंशन किया जा रहा है, मान लो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो उसके ऊपर रेगुलेशन करना, उसके ऊपर ध्यान रखना। कहीं पर शक है इन्होंने तो उन चीज़ों को नोटिफाई करना। अगर किसी चीज़ के ऊपर शक होता है ना तो उन चीज़ों को देखते हुए अपनी जो पूरी रिपोर्ट है वो यहाँ पर तैयार करके एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाना। अब वो रिपोर्ट किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी? एफआईयू को, दैट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। इवन यहाँ पर अब जो जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी के इस प्रकार से कोई इलीगल ट्रांजैक्शन वाले मामले निकल कर आएंगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जो बॉडीज़ है हमारी, जो खासकर जो भी पैसों से संबंधित जो गलत एक्टिविटीज़ होती है उनको हैंडल करने का काम करती है, इन बॉडीज़ के पास में एक्स्ट्रा पावर्स आ जाएंगी, है ना। तो कहने का मतलब है जिसको लेकर पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हुआ करते थे, बट अभी यहाँ पर सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा कमर कस दी है।
ठीक है ना, इस पूरे मामले को लेकर। और मैं आपको बता दूं, जो पूरी क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है वो खुश भी है इस मामले से, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं थी। खैर अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से रेगुलेशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से। तो इन बातों को ज़रूर से ध्यान रखना, आपके आने वाले जितने भी दिन होंगे उसमें बहुत ज़्यादा इसका कवरेज होने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से रिलेट कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, लॉन्ग लॉस्ट मॉथ स्पीशी जो है ना, ये पहली बार कैमरे के अंदर कैप्चर करी गई है तमिलनाडु के जंगल में। तमिलनाडु के अंदर में बेसिकली एक टाइगर रिजर्व है। उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, तो उसका नाम है कलकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इस टाइगर रिजर्व में कह सकते हो एक प्रकार का नया इंसेक्ट मॉथ स्पीशी, इसकी एक नई प्रजाति यहाँ पर पाई गई है। अभी उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो प्रजाति है ना, ये आज से कई साल पहले, लगभग 127 साल पहले देखने को मिली थी। तो आप कह सकते हो जो अब की बार ये स्पीशी देखने को मिली है, ये 127 साल बाद देखने को मिली है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, 127 साल पहले जब ये मौत की स्पीशी पाई गई थी तो ये कहाँ पर देखने को मिली थी, तो श्रीलंका के अंदर में, खासकर जो ट्रिंकोमाली है वहाँ पर 1893 में इसको देखा गया था। उसके बाद यहाँ पर अब फाइनली तमिलनाडु के जो कलकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर इसको देखा गया है। कैमरे में इसकी पिक्चर जो है वो कैप्चर की गई है। ठीक है, अब मौत क्या होता है, जैसे बटरफ्लाई होती है ना, उसी प्रकार का यहाँ पर ये मौत इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग प्रकार के मौत है, जैसे बटरफ्लाई होती है उसी प्रकार के यहाँ पर ये इंसेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तमिलनाडु में वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो कहाँ पर है एग्जैक्टली, आप कह सकते हो यहाँ कहीं पॉइंट है, यहीं पर आपको ये कलकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। बस खाली इतना ध्यान रखना, तमिलनाडु में ये पर्टिकुलर जो रिजर्व है वो स्थित है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो मौत की स्पीशी मिली है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो साइंटिफिक नेम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नाम है मिम्यूसेमिया सेलोनिका, ये इसका एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्पीशी है मौत की, कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, जो एगेरिसिन्थे फैमिली है इससे बिलोंग करती है। ठीक है, एगेरिसिन्थे फैमिली बेसिकली ये भी एक सब फैमिली है, यानी इसके ऊपर भी एक बड़ी फैमिली आती है जिसका नाम है नॉक्चुरिडे फैमिली। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फैमिली से यहाँ पर ये बिलोंग करने वाली स्पीशी है। इसको सबसे पहली बार इस स्पीशी के बारे में डिस्क्राइब किया गया था एक इंग्लिश एंटोमोलॉजिस्ट है, जो कि बेसिकली जूलॉजी वगैरह जो होती है उसकी स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर, यानी इनका नाम है जॉर्ज हैम्सन, तो 1893 में इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया था। नाउ फाइनली इस स्पीशी को वापस से रीडिस्कवर किया गया है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। इवन बोला जा रहा है कि ट्रिंकोमाली में पहली बार देखने को मिला था, उसके बाद अब इसको वैसे देखने को मिलेगी ये प्रजाति, और इसी वजह से ये जो प्रजाति है ना, इसको आप अगर IUCN में भी देखना चाहो ना, तो ये इसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। डेटा डेफिशिएंट मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर जानवर की प्रजाति के बारे में, यानी इस पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की प्रजाति के बारे में कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या कोई भी ज़्यादा डेटा अवेलेबल है ही नहीं, डेटा की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये कौन सी कैटेगरी में है, तो डेटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है बस। अब एक चीज़ और जो अच्छे से ध्यान रखनी है वो है यहाँ पर कलकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व, इसको लेकर भी आपसे सवाल बन सकता है, और इसको लेकर भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, ये 2 लाइनें ध्यान में रखनी है। ये कहाँ पर कह सकते हो लोकेटेड है ये एरिया, तो खासकर तमिलनाडु के अंदर में ये एरिया स्थित है। तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ऐसे ना कई सारे तमिलनाडु के अंदर में प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, उसमें से जो दूसरा सबसे बड़ा यानी सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो यही है कलकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगस्त्यामला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये बेसिकली अगस्त्या बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है KMTR, जिसको हम लोग कलकड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और इवन यहाँ पर मुझे लगता है अगस्त्यामला टाइगर रिजर्व को लेकर UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसके अंदर कौन कौन सा हिस्सा आता है। तो ध्यान रखना KMTR भी अगस्त्यामला बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो ये कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हो कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है एंथनी अल्बनीज़, ये अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर में है। ठीक है, तो इंडिया के विजिट पर हैं PM मोदी ने, आप कह सकते हो, और इन्होंने साथ में मिलकर अभी जो टेस्ट मैच हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको भी देखा था साथ में मिलकर, है ना। तो इनकी चर्चा अभी बहुत ज़्यादा हो रही है पूरे इंडिया भर में।
अब ये सब चीज़ें तो हो ही रही हैं, उसके साथ साथ जो आईएनएस विक्रांत है, आपको पता होगा जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, उसकी विजिट पर भी ये गए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि जो पिक्चर है ना उसी आईएनएस विक्रांत के ऊपर का, आईएनएस विक्रांत को यहाँ पर इन्होंने विजिट किया है मुंबई के अंदर में। ठीक है, तो उसी के बारे में चर्चा की गई है। इवन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की साइड से बहुत सारे ट्वीट निकल कर आ रहे हैं जहाँ पे बोला ये जा रहा है कि बिल्कुल इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट किया है ऑस्ट्रेलिया को लेकर, और आने वाले समय पर इन दोनों के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इवन यहाँ पे आने वाले समय पर ऑस्ट्रेलिया इंडिया की चर्चा और ज़्यादा होगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह भी अगस्त के महीने में जो मालाबार अभ्यास है वो स्टार्ट होने वाला है। आपको पता है मालाबार एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच में होती है? तो क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है। क्वाड कंट्रीज़ में आपको पता है 4 देश हैं, कौन कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में जापान और साथ ही साथ में अमेरिका, यूएसए। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो कि क्या करती हैं बेसिकली यहाँ पे क्वाड रिलेटेड सिक्योरिटी डायलॉग इस ग्रुप को बनाती हैं। इन चारों देशों के बीच में ये जो अभ्यास है वो स्टार्ट होगा। और अब की बार खास बात यहाँ पर यह है कि जो ये 4 देशों का अभ्यास होगा ना, इसको होस्ट करने वाला देश ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होने वाला है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का एक एक्सरसाइज जिसका नाम है तालिस्मान साबर एक्सरसाइज, तो ये वाला जो अभ्यास होगा ना, इसमें यहाँ पर इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। तो इस वजह से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चर्चा होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। इवन बोला यह जा रहा है कि इंडिया जो है एक टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर बन चुका है ऑस्ट्रेलिया का। ये बात खुद यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मेंशन की है जब ये आईएनएस विक्रांत को विजिट करते हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे विजिट देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इन दोनों देशों ने मिलकर बोला है कि हम दोनों ना, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। किस चीज़ को लेकर? इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। अब पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर ये इंडो पैसिफिक रीजन दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर ये इंडिया है और आपको ऑस्ट्रेलिया ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंडियन ओशन और ये हो गया पैसिफिक ओशन। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये इंडो पैसिफिक रीजन कहलाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आप कह सकते हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नज़र आता है। तो इस रीजन के अंदर दोनों देशों को अपनी पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत करनी है और ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन जो इन दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है वो भी इसी पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर व्यापार होता है, यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दोनों देशों के बीच में। तो इन दोनों का कहना यह है, हमारा टारगेट यह है कि हम इस एरिया को और ज़्यादा ओपन बनाएं और सिक्योर बनाएं, यहाँ पर किसी दूसरी कंट्री का दबदबा ना देखने को मिले। क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा है, जो चाइना है वो अपना अग्रेशन काफ़ी बार इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर दिखाने की कोशिश करता है। तो उसको टैकल करने के लिए भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ में खड़े हैं। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, चाइना के साथ में इंडिया के रिलेशंस बेकार हैं, मतलब इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हैं आज के समय में। साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी खराब हैं, तो इन दोनों के संबंध भी काफ़ी खराब है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप देख पाओगे चाइना को टैकल करने के लिए दोनों देश साथ में मिलकर पार्टनरशिप करेंगे, जो कि यहाँ पर इस एरिया को और ज़्यादा सिक्योर बनाने में आप कह सकते हो मददगार रहने वाला है। उसके बाद में दोनों देश क्या करने वाले हैं, जो ये पर्टिकुलर रीजन है पूरा का पूरा एक दूसरे की टेरिटरी के अंदर में दस्तक मारने वाले हैं। खासकर जो कह सकते हो मैरीटाइम पेट्रोलिंग होती है वो करने वाले हैं, एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इससे दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आएंगे, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो ऐसे आर्टिकल आने वाले समय पर पब्लिश होते रहेंगे, तो मैं करूँगा क्या, एक अलग से, क्योंकि अभी बहुत सा डेटा पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक अलग से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं उसका एक प्रॉपर जो नोट्स है, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ हर एक टॉपिक रिगार्डिंग, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे मैंने पहले प्रोवाइड करवा रखा है, वो डेटा थोड़ा पुराना हो चुका है, अभी कुछ नया लेटेस्ट डेटा आ चुका है। तो थोड़ा कंपाइल करके एक नया डेटा जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कंप्लीट रिलेशंस होंगे, वो मैं अभी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय पर एक ना एक एडिटोरियल पब्लिश हो इसके ऊपर में, तो वो चीज़ मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत होना, और इसको लेकर एक अच्छा सा डेटा आपको मिल जाएगा। अभी एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है ना, वो एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन, ये बहुत चर्चा में। अच्छा, लोकेशन में आपको क्या क्या देखना होगा और मैं आपको वो समझाता हूँ। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशंस को देखोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है ना। इसके आसपास कई सारे छोटे छोटे आइलैंड है, इवन ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड कंट्री है। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहली चीज़, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, इसकी कैपिटल का नाम है कैनबरा। ठीक है, कैनबरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहले भी कई बार यहाँ पर रिलेशंस की वजह से चर्चा में है। ये जो आइलैंड कंट्री है ना, ये कह सकते हो दुनिया में छठा सबसे बड़ा आइलैंड है, सिक्स्थ कह सकते हो, सिक्स्थ लार्जेस्ट नेशन है इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक आइलैंड नेशन। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया, देखो एक आइलैंड नेशन है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो छठा लार्जेस्ट नेशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में सदर्न रीजन में ये स्थित है, खासकर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीच में, इधर इंडियन ओशन इधर पैसिफिक ओशन, इस बीच में यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा। इसकी जो बाउंड्रीज है, कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, तो ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड,
पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड और आइलैंड ऑफ न्यू कैलिडोनिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ है जिसके साथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। इसके जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में चर्चा करें तो यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊंची जगह यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है, तो वह है माउंट कॉसिस्को। तो ये यहाँ पर एक हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ की मेजर नदियों के बारे में बात करें तो मुर्रे नदी, डार्लिंग रिवर और ऐसे यहाँ पर कुछ और नदियाँ हैं। ठीक है, दोनों नदियाँ मिलकर क्या करती हैं, मुर्रे डार्लिंग रिवर बेसिन भी बनाती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन, क्योंकि लोकेशन वाइज क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे आते हैं ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। जो भी आपसे सवाल पूछे जाते थे, जैसे स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसके बाद में मैप में आपसे मैंने बोला रवांडा को देखना है अच्छे से, तो इन चीज़ों को अच्छे से मैप में देखो। फिर उसके बाद में आकर नीचे कमेंट सेक्शन में इसको भी लिखना है। पता चलता रहता है कौन कौन कमेंट्स में रेगुलर बेसिस पर एक्टिव रहता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आपको दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इसमें से जो ज़्यादा काम का आर्टिकल है वो आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। अब फिर से हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका कहना यह है कि बाहर की, खासकर जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके जो चीफ है उनका भी ये कहना था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको हम इंडिया में लेकर आएंगे, है ना। जो विदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं वो अपने कैंपस को भारत के अंदर में लगा सकेंगी। ठीक है, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जैसे उनको बाहर जाना पड़ता है आज के समय पर बाहर की पढ़ाई करने के लिए, तो वो इंडिया में ही कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के कैंपस इंडिया में आ जाएंगे। तो उसमें की उसकी जो शुरुआत है ना वो अभी हो रही है। हो कैसे रही है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या ही एक कैंपस है, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डेक्कन यूनिवर्सिटी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो ये डेक्कन यूनिवर्सिटी है ये अभी जल्दी इंडिया के अंदर में पूरी तरह से सेटअप कर दी जाएगी। और कहाँ पर, गुजरात के अंदर में एक शहर है, नाम है उसका गिफ्ट सिटी, वहाँ पर इसको पूरी तरह से सेटल किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करने वाली है। काफ़ी सारे मास्टर प्रोग्राम्स ऑफर करेगी, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी इंडिया में जल्दी यहाँ पर अपना कैंपस सेटअप करने वाली है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है ना। जुलाई 2024 से यहाँ पर ये सारी चीज़ें, एकेडमिक जो प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी के अंदर में वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के पास में यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि वो चाहें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो मेन कैंपस है इस डेक्कन यूनिवर्सिटी का, चाहे तो वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो यहाँ पर इंडिया वाली इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ सकते हैं। दोनों ही चीज़ें रहेंगी। ऐसा खुद इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लैन मार्टिन ने मेंशन किया है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, चाहो तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले कैंपस में जाके पढ़ाई कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का अराइवल होने वाला है। और बोला जा रहा है इस ब्रांच को, इस कैंपस को लगभग सेटअप किया जाएगा 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में, गिफ्ट सिटी के अंदर में इसको यहाँ पे पूरी तरह से बनाने वाले हैं। और स्टार्टिंग में जो ऑस्ट्रेलियन $4 मिलियन हैं वो यहाँ पर लगने वाले हैं, प्लस अलग अलग मास्टर्स डिग्री ऑफर की जाएंगी। मैंने आपको इसके बारे में बताया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान में रख सकते हो कि जो ये यूनिवर्सिटी है ना, इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो QS ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग आती है, QS ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग मतलब दुनिया भर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि टॉप पर आती हैं, तो उसकी रैंकिंग तैयार की जाती है। तो 2022 की रैंकिंग में जो ये डेक्कन यूनिवर्सिटी है ना, ये इसकी रैंक 266 थी। मतलब दुनिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 266 नंबर पर आने वाली ये यूनिवर्सिटी है। तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा बोला जा रहा है ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करेगा, मतलब जब स्टार्ट होगा तो 50-60 स्टूडेंट्स के साथ में स्टार्ट होगा। धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग इनको बढ़ा देंगे, है ना। और यहाँ की यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी वो अभी फाइनलाइज नहीं की गई है, लेकिन जल्दी कर दी जाएगी। बोला ये जा रहा है कि जैसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो मेन यूनिवर्सिटी है, इनका जो मेन कैंपस है ना, वहाँ पर जितनी फ़ी रखी होगी उसकी आधी फ़ी यहाँ पर रखेंगे इंडिया के अंदर में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। बाकी अभी जब फ़ी के बारे में बताया जाएगा तो उसके बारे में आने वाले समय पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली जाएगी। लेकिन क्या इतना पढ़ना सही रहेगा? देखो, उसके अलावा कुछ और डेटा है जो कि आपको पढ़ना चाहिए, अलग से मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहले मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ, अब थोड़ा सा और डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें PDF के अंदर दे दी हैं, तो प्लीज़ PDF से यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना, डायरेक्टली आपके पास में नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको बता दिया, ये इंडिया की पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी होने वाली है जो कि इंडिया में एंटर करेगी। ठीक है, खासकर देश की आज़ादी के बाद में। और गुजरात की गिफ्ट सिटी में ये सबसे पहली फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया जाएगा।
ठीक है, इसके बारे में खुद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने बजट 2022 की स्पीच में चर्चा कर ली थी कि हाँ भैया इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएगा। उसके बाद 2022 के बाद हमने 2023 में भी इसकी चर्चा की है। इवन 2023 में अभी जनवरी की ही बात है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चीफ हैं जिनका नाम है एम जगदीश कुमार, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और इन्होंने बोला था बिल्कुल हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस है वो इंडिया के अंदर में लगाएंगे, बट स्टार्टिंग यहाँ पर इसकी हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाएगा कि वो भारत में सेटअप कर सकती हैं अपने कैंपसेस को। लेकिन वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं? जो कि कहीं ना कहीं दुनिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हों। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है ना, ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती हैं। जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ होंगी इन्हीं को अलाउ किया जाएगा, ये अपने कैंपस भारत के अंदर में सेटअप कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हमारा मकसद है कि हम एकदम क्वालिटी वाली यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में सेटअप कर सकें। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी इस यूनिवर्सिटी को। जब ये लोग कैंपस को सेटअप करेंगे तो इनको बहुत सारी अलग से पावर्स दी जाएंगी, है ना। बहुत सारे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? अच्छा खासा लोग यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, क्यों नहीं जा सकते? जाएँ पढ़ लें, क्या दिक्कत है? इतनी परेशानी क्यों उठाना बाहर की यूनिवर्सिटी को इंडिया में सेटअप करना? तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चीफ ने खुद बताई है। क्या बताई है? इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर आप साल 2022 को, केवल साल 2022 को देखोगे तो लगभग 4.5 लाख यानी कि 4.5 लाख के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो विदेश में गए थे पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और अगर एक बच्चा यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहा है विदेश में पढ़ाई करने के लिए, तो आपको पता है बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च होगा, वहाँ की फ़ी भरना, वहाँ का रहने का सहने का जो खर्चा है। तो लगभग बताया जा रहा है कि 2022 में इंडिया से 28 से लेकर 30 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स का पैसे का आउटफ्लो हुआ था। इंडिया से इतना पैसा इन बच्चों के माध्यम से बाहर गया था अलग अलग कंट्रीज़ में, क्योंकि ये बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो ये अमाउंट अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। तो कहीं ना कहीं अमाउंट सेव होगा, ठीक है, अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस को खुद इंडिया में सेटअप करना स्टार्ट कर देंगे तो इतने सारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो अभी इंडिया के अंदर ही पढ़ाई कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर भी एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसको भी आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर पाओगे। क्या बात की जा रही है? इंडिया और यूएस के बीच में देखो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हुए हुए हैं। इवन अभी रिसेंट एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होगा, जो एयर इंडिया है भारत का, इनका डिसीजन ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 220 220 जो बोइंग एयरक्राफ्ट हैं वो अभी परचेज़ कर रहे हैं। बोइंग एयरक्राफ्ट यानी बोइंग कंपनी अमेरिका की है, इसको परचेज़ किया जा रहा है। इससे यहाँ पर बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो सब यहाँ पर क्रिएट होने वाली हैं यूएस के अंदर में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो एक पार्टनरशिप तो इनकी ये चली रही है। उसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक और पार्टनरशिप होनी पॉसिबल है। किस चीज़ को लेकर? दोनों देश मिलकर सेमीकंडक्टर्स को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेमीकंडक्टर्स को लेकर साइन किया जाएगा ना, इससे इंडिया को एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। इंडिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन के मामले में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन पाएगा, एक बहुत बड़ा रोल हम लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेक्टर बन चुका है जहाँ पर इंडिया का आज के समय में तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन सेमीकंडक्टर की डिमांड पूरे दुनिया भर में है। अब ये सेमीकंडक्टर होते क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर आगे की कहानी को समझना आपको लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक पिक्चर देखना, ये जो आपको ग्रीन कलर का चिप दिख रहा है ना, ये सेमीकंडक्टर चिप है। अब सेमीकंडक्टर्स होते क्या है? देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है ना जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर में। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बोले तो आपका मोबाइल फ़ोन है ना, टैबलेट, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं, इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इवन जो आपकी नॉर्मल कार्स भी, वहाँ पर भी इन सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर आज के समय पर हर जगह है, हर जगह। करंट समय पे तो हर जगह सेमीकंडक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका यूज़ सब जगह है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने वाला, सेमीकंडक्टर को बनाने वाले, सेमीकंडक्टर जो चिप बनती है ना, इसको बनाने वाले बहुत कम देश हैं। इवन 3-4 देश आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ताइवान हो गया, यूएस भी बना ही रहा है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हो गई जो कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर को बना रही हैं, लेकिन इसकी डिमांड पूरे दुनिया भर में है। अब सेमीकंडक्टर कैसे हो सकता है? देखो, सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन हो गया आपका, या जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम सेलेनाइड हो गया, ये सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ये सेमीकंडक्टर का रोल क्या होता है, मतलब क्या काम होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो इसको समझने से पहले आपको 2 चीज़ें और समझनी होंगी, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ।
मान लो आपने यहाँ पर एक कॉपर वायर लिया, किसका, कॉपर वायर। अब जब कॉपर वायर है ना, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से करंट को फ्लो करवाओ, यहाँ से करंट छोड़ो, तो क्या इस वाले कोने तक पहुँचेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल पहुँचेगा, और कॉपर वायर में तो बहुत भयानक तरीके से करंट पहुँचेगा, है ना। यानी कि जो कॉपर है, ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पूरी तरह से फ्लो हो सकता है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली कंडक्ट हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे बहुत आराम से करंट फ्लो हो सकता है। तो जहाँ पे करंट आराम से फ्लो हो जाए वो कहलाते हैं कंडक्टर। अच्छा, तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होता है जहाँ पे करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कागज़, पेपर हो गया, आपने पेपर पकड़ा, यहाँ से आप करंट को यहाँ पे लगाओ, करंट को फ्लो करवाओ, तो यहाँ कोने तक पहुँचेगा करंट? बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। ऐसे आपका रबर हो गया, रबर का आपने यहाँ पर कोई वायर लिया, रबर का कोई टुकड़ा लिया, यहाँ पे आप करंट फ्लो कराना चाहते हो तो करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। या आपने कोई ग्लास शीशा लिया, वहाँ पे करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो वो सब क्या है, वो है इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे करंट ईजिली फ्लो होता है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जहाँ पर करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर इन दोनों चीज़ों के बीच में आने वाली एक चीज़ है, जिसमें करंट फ्लो तो होता है लेकिन उस करंट को हम कंट्रोल कर लेते हैं। उस करंट को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी करंट फ्लो तो होता है लेकिन हम उसको कंट्रोल कर लेंगे अपने हिसाब से, ज़्यादा तेज करके यहाँ पे हम जैसे तैसे कंट्रोल करना वो हम कर पाते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी वो मिल चुकी होगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर का एग्जाम्पल, सॉरी कंडक्टर का एग्जाम्पल मैं आपको बता ही चुका हूँ, कॉपर एल्यूमिनियम जैसी चीज़ें। इंसुलेटर का पेपर, मीका, ये आपको पता चल चुका है। लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करते तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो यहाँ पर सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन ये बेसिकली अभी रॉ मटेरियल है, इसका अलग अलग तरीके से यूज़ करके हम इसको सेमीकंडक्टर चिप के अंदर बदलते हैं, और उन चिप का यूज़ होता है हमारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। तो आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जा सकती हैं सिलिकॉन के बारे में। सबसे पहली चीज़, इसका सिंबल क्या है, SI सिंबल है, एटॉमिक नंबर इसका 14 देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं, इस पर सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर पाते हैं। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या होता है ये आपने यहाँ पर समझ लिया है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट सी समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, एक सवाल आपसे और बन सकता है कि सेमीकंडक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है क्यों? पता है, इसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब दो चीज़ों की वजह से सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अच्छा, वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो करंट होता है ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनी डायरेक्शनल करंट को दे सकते हैं। यूनी डायरेक्शनल करंट मतलब है सिंगल साइड से आप करंट को फ्लो करवा सकते हो, यानी कि ये वायर है तो आप यहाँ पर एक ही साइड से सारा का सारा करंट फ्लो करवा पाओगे। ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल करंट यहाँ पर भेजा जाता है। ये इस वजह से यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो जैसे आपका टीवी वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। अब आप कहोगे अच्छा सेमीकंडक्टर तो अभी खोजा होगा, तो इससे पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? तो इससे पहले सेमीकंडक्टर से पहले वैक्यूम डायोड का इस्तेमाल होता था, सॉरी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। जो आपके टीवी थे ना, पहले डब्बे वाले टीवी आते थे, बड़े 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 साइज़ के डब्बे, पीछे एक बॉक्स सा बना होता था, उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, और गर्म होने की वजह से फूकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अभी यहाँ पर एलईडीज़ वगैरह आ चुकी हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, है ना, स्मार्ट टीवीज़ आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें बदल चुकी हैं। स्मार्ट टीवीज़ वगैरह के अंदर में हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। आई होप अब आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी आई होगी सेमीकंडक्टर्स के मामले में। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर को बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली देश जो है वो बहुत कम है। जैसे ताइवान एक देश हो गया, है ना, ताइवान के साथ साथ साउथ कोरिया हो गया, इवन यहाँ पर US हो गया, कुछ ये कंट्रीज़ है जिनका रोल है सबसे ज़्यादा। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत कम ही, मतलब आप कह सकते हो बहुत कम से कम देश है जो कि सेमीकंडक्टर्स को बना रहे हैं, लेकिन इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। तो इसमें यहाँ पर US का भी एक बहुत बड़ा रोल है, US भी यहाँ पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो US के साथ में अगर हम लोग इस सेमीकंडक्टर को लेकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे ना, तो इससे भारत को एक काफ़ी बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि भारत का अभी के समय में तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस मामले में भी ग्रो कर रहे हैं। जो खासकर हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो सब हम लोगों ने रिसेंटली चलाई हैं सेमीकंडक्टर के मामले में, तो इससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी बड़ी हेल्प मिल सकती है। आई होप गाइज यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो अभी कल यहाँ पर एक दुखद सी न्यूज़ आपने सुनी होगी। एक एक्टर हैं सतीश कौशिक, इनको कई सारी मूवीज़ में आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना, एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं। इनका नाम है सतीश कौशिक। तो अभी क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई है, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में बने हुए हैं। तो
इनको इसलिए पढ़ लें क्योंकि वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल बन जाते हैं। तो एक वर्सेटाइल फिल्म एक्टर हैं, बट अभी यहाँ पर डेथ होने की वजह से यहाँ पर चर्चा में है। कई सारी मूवीज़ में यहाँ पर इन्होंने काम किया है, और मैंने जैसा बोला कई सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कल देश भर में यहाँ पर इनका जो नाम है वो पूरी तरह से ट्रेंड हो रहा था। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, सतीश कौशिक। और जब वनडे एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके साथ साथ एक और आर्टिकल चर्चा में है जो कि अगेन वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि नाम वाला आर्टिकल है, यहाँ पे भी नाम पूछा जा सकता है। तो अभी नेपाल के एक नए राष्ट्रपति हैं, बने हैं, नए प्रेसिडेंट आए हैं। तो नेपाल ने अपना एक नया प्रेसिडेंट चुन लिया है, नाम है रामचंद्र पौडेल। तो आपसे इनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए कुछ कंटेंट यहाँ पे वनडे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि करंट इशू से बनता है तो नेम वाइज यहाँ पे वनडे एग्जामिनेशन, जैसे एक दिन का जो एग्जाम है, जहाँ आपके बैंकिंग, एसएससी जो ये एग्जाम्स हैं इनकी हम बात करते हैं, तो इसमें डायरेक्टली आपसे नाम पूछ लिया जाता है। तो नाम ध्यान में रख सकते हो। आगे आते हैं। अब दोस्तों एक और आर्टिकल है, उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें उसको कवर करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन को। तो आज के हमारे पास में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये 2 इश्यूज़, खासकर 2 एडिटोरियल, दोनों के दोनों रेलिवेंट हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस वाले एडिटोरियल को कवर करेंगे। ये एडिटोरियल बात करता है स्टॉपिंग द बोट्स के बारे में। स्टॉपिंग द बोट्स यहाँ पर क्यों लिखा गया है मैं आपको समझाता हूँ। ये बात कर रहा है यूके के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यूके देश अभी 2-3 कारणों की वजह से चर्चा में है। तो रिसेंटली विंडसर फ्रेमवर्क न्यूज़ में था, आपको याद होगा। विंडसर फ्रेमवर्क मैंने आपको दोनों वीडियोज़ में पढ़ाया है, जो हमारे चैनल पर दोनों वीडियोज़ आती हैं, दोनों में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है जिसकी चक्कर में ये अभी चर्चा में है यूके, वो है अपनी एक पॉलिसी की वजह से, एक कानून की वजह से, और वो है कानून इनका इलीगल माइग्रेशन लॉ। इलीगल माइग्रेशन लॉ की वजह से यूके चर्चा में है, इसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा हो रही है। होता क्या है, देखो पहले अगर हम बात करें माइग्रेशन की या रेफ्यूजीज़ की, तो इन वर्ड्स का मतलब आपको समझना होगा। देखो एक देश है, मान लो एक कंट्री है एक ए और दूसरी कंट्री है बी। अब इस देश में मान लो कोई काफ़ी सारी परेशानियां चल रही हैं, या फिर कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको रेस को लेकर, रीजन को लेकर बहुत भेदभाव फेस करना पड़ रहा है, और वो देश छोड़कर निकल जाते हैं। फिर निकलने के बाद में वो दूसरे देश में जाकर शरण ले लेते हैं, है ना, शरण ले लेते हैं। वो शरण जब लेते हैं तो बेसिकली वो रेफ्यूजीज़ कहलाते हैं। दूसरे देश में जाकर शरण लेते हैं तो वो रेफ्यूजीज़ कहलाते हैं, यानी दूसरे देश में जाकर माइग्रेट कर लेते हैं। तो ऐसे यूके के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने माइग्रेट किया है, बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया है। एक तो होता है लीगल तरीके से, कानूनी तौर पर माइग्रेट करना, और एक होता है इलीगल, यानी अवैध तरीके से माइग्रेशन करना। भाई जैसी तैसी ऐसी घुस गए हैं बस खाली देश में, और उस देश के बेनिफिट्स उन्हें उठाने हैं, इलीगल माइग्रेशन। तो यूके का जो ये लॉ है ना, इलीगल माइग्रेशन लॉ, ये इलीगल माइग्रेशन जो है ना, इसको रोकने का काम करेगा। जो भी व्यक्ति अवैध तरीके से यूके में घुसे हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा देश से, और आगे भी यहाँ पर कह सकते हो कि जो अवैध तरीके से घुसने वाले लोग हैं उनको रोका जाएगा इस लॉ के माध्यम से। और पता है इसी चक्कर में यूके ने एक देश है रवांडा, आज मैंने आपको मैप में रवांडा को देखने के लिए बोला ना, इसलिए बोला है। एक देश है रवांडा, रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। तो यूके ने रवांडा के साथ में एग्रीमेंट कर लिया, और मैं आपको बता दूं ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, ये पिछले साल अप्रैल की बात है, और पिछले साल अप्रैल में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। तो पिछले साल अप्रैल में एग्रीमेंट कर लिया था। तो क्या एग्रीमेंट कर लिया इन्होंने, ये बोला यूके में अगर कोई इलीगल माइग्रेंट आता भी है ना, तो उसको उठाकर सीधा रवांडा में फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही बोलना पड़ेगा, सीधे रवांडा में भेज दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा। अब वहां पे जाकर इंसान वो कैसे भी रहे, इसके लिए रवांडा को क्या फ़ायदा होगा, रवांडा क्यों रखेगा अपने यहाँ पे लोगों को। तो रवांडा को यूके की सरकार पैसा देगी इसके बदले में, कि आप पैसा लो और इन लोगों को रखो। ये हमारे देश में नहीं आने चाहिए वापस से। हमारे देश में अगर कोई इलीगल माइग्रेट करेगा, हम उठाकर रवांडा में उनको भिजवा देंगे, हमारे देश में वापस से वो ना आए। तो इस प्रकार की चीज़ें आज के समय पर यूके अपना रहा है इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। उसी के लिए यहाँ पर ये लॉ लेकर आया है। इसी के बारे में पूरे एडिटोरियल में चर्चा की गई है। चलो अब यहाँ पर लेकर चलते हैं एडिटोरियल की इन डेप्थ एनालिसिस के अंदर में, यानी डिटेल से डिस्कस करने के लिए। अभी तो मैंने आपको बस खाली ओवरव्यू दिया था, अब कहानी असली शुरुआत होती है। तो पहले हम समझेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो ब्रिटेन है, यानी यूके की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है इवन माइग्रेशन की वजह से, और इस चक्कर में ये इलीगल माइग्रेशन बिल लाए, जिसकी वजह से यूके का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होने लगा, बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी दुनिया भर में। क्योंकि यहाँ पर यूके ने यह भी बोला कि पिछले साल की बात है, छोटी छोटी बोटों में, छोटी छोटी नाव में कई सारे लोग यहाँ पर यूके में एंटर कर गए। कई सारे लोग यूके में एंटर कर गए, वो माइग्रेंट्स से, और इलीगल तरीके से एंटर कर गए। हमें उन सबको हटाना है, और हम नहीं चाहते कि आगे भी ऐसा कुछ हो।
तो उसके लिए हम ये इलीगल माइग्रेशन लॉ को लेकर आ रहे हैं। अब जो ये नया लॉ है ना, इसके की प्रोपोजल्स क्या हैं वो समझते हैं, मतलब कि जो मतलब एक एक्चुअल डेटा है वो क्या है। तो इस लॉ के अंदर में पहली चीज़ रखी गई है वो है सस्पेंशन ऑफ राइट्स। इस नए वाले बिल में ये बोला गया कि भैया जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं ना, उनकी एक लीगल ड्यूटी ये होगी कि अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से यूके में आ रहा है तो उसको सीधा सीधा उसके देश में डिपोर्ट कर देना, सीधा उसके देश में वापस भेज देना। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा कदम उठाना, जो हमने तीसरे देश से अग्रीमेंट साइन किया है ना, यानी रवांडा से जो अग्रीमेंट साइन किया रवांडा से, उसको वहाँ पर भिजवा देंगे। एक यूके रवांडा एसाइलम प्लान चल रहा है। पहले मैं आपको मैप में भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आप मैप में और अच्छे से चीज़ों को समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पर ये अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट है, यहीं पर रवांडा है, ऊपर आपको यूरोप दिख रहा होगा, ये रहा यूके, जहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ ये है यूके। ठीक है, अब इसको अगर हम जूम करके देखें समझना हो तो नीचे यहाँ पर ये अफ्रीका हो गया, ऊपर ये यूके हो गया। यूके से यहाँ पे लोगों को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, रवांडा में। रवांडा नाम का जो देश है यहाँ पर लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा देश है जिसके साथ में ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। तो जो लोग यूके में एंटर करेंगे यानी आसपास के देश से इलीगल तरीके से घुसेंगे, या तो उनके देश में भेज दिया जाएगा या उठाकर सीधा रवांडा में उनको भेज दिया जाएगा। अब रवांडा उन लोगों को हैंडल करेगा जैसे तैसे, और इसके बदले में रवांडा की सरकार को पैसा देता रहेगा यूके। बात क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पर इस बिल के अंदर बोला गया है वो है बैन ऑन सिटीजनशिप। जितने भी इलीगल तरीके से माइग्रेंट आएंगे ना, ठीक है, उनको यहाँ पे भेज तो दिया जाएगा, मतलब देश से निकाल तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ में उनकी सिटीजनशिप के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा देंगे। ठीक है, और इवन यहाँ पर वो वापस से कभी यूके में री एंटर नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया एक और चीज़ रखी गई इस बिल में, वो है एनुअल कोटा टू सेटल इन ब्रिटेन। यानी इस न्यू बिल के अकॉर्डिंग लॉ मेकर्स ने ये बोला है कि हम एनुअल कोटा भी सेट करेंगे, यानी एक नंबर, एक कोटा सेट होगा कि हाँ भैया इतने लोग होंगे, इतने लीगल रेफ्यूजीज होंगे जो कानूनी तौर पर एंटर करे हैं यूके में, उतने ही लोगों को केवल जगह मिलेगी। उसके लिए एक कोटा सेट किया जाएगा, भाई इतना नंबर होगा, इसके अलावा हम किसी को सेट नहीं कर सकते कि ठीक है, किसी को भी सेटल नहीं कर सकते। तो यूके क्या कर रहा है, पूरी तरह से जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं उनको सेटल करने के ऊपर फोकस कर रहा है, और जो लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं उनको वापस से भेजने के ऊपर चर्चा कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूके ऐसा कर क्यों रहा है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, ये सब इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स यूके के अंदर घुस चुके हैं। इवन बोला जा रहा है 45,000 से ज़्यादा, 45,000 से ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर एंटर कर चुके हैं पिछले साल। छोटी छोटी नाव में बैठकर यहाँ पर लोग घुस गए थे। 2018 से अभी तक का सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो पिछले साल हुआ है 2022 में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, और इस चक्कर में यूके में कई सारे क्राइसिस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अच्छा ये लोग जो हैं वो यूके में जा कहाँ से रहे हैं, तो कई सारे देश हैं। आप देखोगे मिडिल ईस्ट में कई सारे देश हैं, अफ्रीकन कंट्री में जैसे सूडान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, येमेन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। तो आप अब समझ गए होंगे मामला खुद क्या है, क्योंकि ये जो देशों के नाम लिए हैं ना, अब इन देशों के नाम से पता चला इनमें हालात कितने ख़राब हैं। येमेन गृह युद्ध की वजह से चर्चा में, अफगानिस्तान में आपको पता है हालात कितने बेकार हैं, सूडान में कितने सारे इशूज़ हैं, भुखमरी चल रही है, कई सारे लोग बुरी तरह से सफ़र करें इन देशों में। तो वो सोचते हैं यार हम इस देश से निकल ही जाएं, निकल कर कहीं और जाकर हम लोग क्या करेंगे, एक शरण ले लेंगे, बच तो जाएंगे, उस देश से के जो बेनिफिट्स है वो तो मिल जाएंगे। तो ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं वॉर की वजह से, कई सारे युद्ध की वजह से पूरी तरह से इस कंट्रीज़ के हालत बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो इन्हीं देशों से लोग यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं यूके में। तो वही बोला गया कि हम ये इलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इसी को लेकर रवांडा के साथ में ये प्लान साइन कर लिया था। तो ये रवांडा यूके का एसाइलम प्लान क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। रवांडा के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया, दोनों की सरकारों ने ये साइन कर लिया है। इसके लिए रवांडा को सपोर्ट मिलता रहेगा। और बोला जा रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर यूके में आएगा इलीगल तरीके से, उसको 1 जनवरी 2022 के बाद में हम क्या करेंगे, रवांडा में भेज देंगे। रवांडा अपने हिसाब से इनको सेटल करेगा। और रवांडा ने अपनी साइड से ये भी बोल दिया कि देखो हम ठीक है, हम सेटल कर लेंगे लोगों को, लेकिन ध्यान रखना कि जो लोग रवांडा में भेजे जाएंगे ना वो माइनर ना हो, यानी 18 साल से कम उम्र के ना हो, और उन व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उन्हीं लोगों को हम सेटल करेंगे। अब इस प्लान के पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको समझा दिया कि लॉजिक क्या है। लेकिन कई सारे लोगों का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो कहीं ना कहीं जो हरकत कर रहा है यूके, ये इनह्यूमन है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आप रवांडा में लोगों को भेज रहे हो, वहाँ पे कितने बुरे हालात होने वाले हैं किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, वो एक देश वो खुद यहाँ पे बुरी तरह से सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर वैसे यूके का कहना यह है कि देखो ये माइग्रेंट इशू का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ये हमने मानवता दिखाई है। ठीक है, हमने मानवता दिखाई है कि भैया इलीगल जो क्रॉसिंग करेगा उसको इस तरीके से हम सेटल कर देंगे, अपने यहाँ पर नहीं कहीं और सेटल कर देंगे।
लेकिन जबकि यहाँ पे लोगों का कहना यह है कि भाई रवांडा की हालत क्या है, पहले उसको तो खुद तो देख लो, है ना, वहाँ पे लोग जाके और ज़्यादा उनके बुरे हालात होने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। प्लस उसके बाद में यूके का काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है इस नए लॉ को लेकर में। अच्छा, आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना, इसका वॉयलेशन हो चुका है। क्योंकि जो रेफ्यूजीज़ हैं ना, जो शरण लेने जाते हैं दूसरे देशों में, इसको लेकर पूरा एक कानून है। एक यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी, एक बॉडी है जिसका नाम है यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर क्या है? यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी, पूरी बॉडी बना रखी है हमने इसके लिए। तो इसने यूके के इस नए कानून की आलोचना भी की है। क्या आलोचना की है? कि सर यूके ना इस बॉडी का हिस्सा है, आपने इस एग्रीमेंट को साइन किया है, और इस एग्रीमेंट में हम क्या बात करते हैं, जो रेफ्यूजीज़ होते हैं ना, जो शरणार्थी होते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो यूके कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है। यूके ने यहाँ पर जो 1951 का ये यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन है, जिसको साइन किया था खुद, इसको यहाँ पे ये कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है, इसका उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने क्रुएल्टी के लेकर भी क्रिटिसिज्म किया कि भैया बहुत ज़्यादा निर्दयता यहाँ पे यूके की साइड से दिखाई जा रही है। विदाउट बॉर्डर, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर जो है ना, जो अलग अलग रिपोर्ट को पब्लिश करता है, उन्होंने यहाँ पर बोला ये बिल्कुल क्रुएल्टी दिखा रहा है यूके, ये कहने की निर्दयता है और बिल्कुल इनह्यूमन चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल भी मानवता के बिल्कुल अगेंस्ट में है ये। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है, आप दूसरे देश में उनको सेटल करवाओ। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो चुका है। तो ये यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन था, 1951 का एक अग्रीमेंट था जिसको अलग अलग देशों ने साइन किया, और उन्होंने मतलब उन देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया जो भी उनके यहाँ पे शरण लेने आता है ना, उसकी प्रोटेक्शन करें, उसके राइट्स को यहाँ पर देखें। हालांकि यहाँ पर इसमें यह बोला गया है कि जो रेफ्यूजी होंगे, कोई वॉर क्रिमिनल है ना, अपराधी है, तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो रेफ्यूजीज़ होंगे, जो कहीं ना कहीं अपने देशों में अलग अलग परेशानियों से लड़ रहे हैं, उनके प्रति रेस, रिलीजन, नेशनलिटी को लेकर उनके प्रति कोई भेदभाव किया जा रहा है ना, या किसी को देश से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है, तो उनको सपोर्ट देना बनता है ना। उसके लिए यहाँ पर इस पूरे एग्रीमेंट को बनाया गया था, कई देशों ने यहाँ पर साइन किया। सवाल ये उठता है क्या भारत इसका मेंबर है? तो ध्यान रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यूएनएचसीआर का इंडिया मेंबर है? नहीं, यूएनएचसीआर का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो गाइज़ यहाँ पर ये था पूरा का पूरा पर्टिकुलर इशू जो कि यूके को लेकर चर्चा करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। दूसरा ये बोला जा रहा है कि इस आर्टिकल में जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो आ रहे हैं लोग बाहर से शरण लेने के लिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी बार बहुत बड़ा होता है। यूके कहीं ना कहीं उनके कंट्रीब्यूशन को समझ नहीं रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन को बहुत थोड़ा समझ के छोड़ दे रहा है। जबकि इसमें यह बोला गया कि इवन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं आज के समय पर, कौन है? ऋषि सुनक साहब। ऋषि सुनक साहब के अगर फादर और मदर को देखोगे, उनके जो पेरेंट्स हैं ना, जो पेरेंट्स हैं मिस्टर सुनक के, जिनका नाम है मिस्टर ब्रेवरमैन, ये भी यहाँ पे अफ्रीका से अपनी जर्नी बनाए थे। ये भी अफ्रीका से गए थे, कहाँ पर? यूके में। पहले अफ्रीका पहुँचे, फिर उसके बाद में यहाँ पे यूके पहुँचे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं माइग्रेट करे थे। तो इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है, उस कंट्रीब्यूशन को यूके को समझना होगा, वो बात भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन की गई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल जो है बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी एडिटोरियल के बेसिस पर आपको आज का मेंस का क्वेश्चन जो है वो लिखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, वो सॉरी आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है? द आइडियल ट्रैक टू रन इंडियाज लॉजिस्टिक सिस्टम। तो यहाँ पे राइटर ना इंडिया के लॉजिस्टिक सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो उसके बारे में बताते हैं, और क्या सोल्यूशन हो सकता है वो समझाते हैं। अच्छा, ये लॉजिस्टिक सिस्टम होता क्या है? पहले ये समझना होगा, ये जो वर्ड है लॉजिस्टिक सिस्टम वो क्या है, इसी के बेसिस पर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो सामान जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इसका, और प्रोडक्शन होने के साथ साथ कस्टमर तक पहुँचाना, इसके बीच में कई सारी चीज़ें आती हैं। गोदाम में रखना, ट्रांसपोर्टेशन करना, इधर से उधर सामान पहुँचाना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसी को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक सिस्टम। खासकर जब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की, सामान बंद हो गया, अब उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बंद कहीं और पे रहा है और कस्टमर कहीं और पे बैठे हुए हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ट्रेन का या बसेस का ट्रक का यूज़ करते हैं, यानी रोड का माध्यम यूज़ किया जाता है, रोड का रास्ता यूज़ किया जाता है, रेलवे का रास्ता यूज़ किया जाता है ना। तो वही बोला जा रहा है, वही क्या होता है, हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम होता है कि कस्टमर तक वो सामान पहुँचाना। लेकिन उसी में इंडिया में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उसको हमें रिजॉल्व करना होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं। पहले मैं पूरा एडिटोरियल डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको मेंस का क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप उसको आराम से हैंडल करके चीज़ों को अच्छे से लिख सको। तो यहाँ पर अफाक हुसैन और साथ ही साथ में निकिता सिंगला, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्या यहाँ पर रेलिवेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि सर यूनियन बजट 2023, क्या यूनियन बजट 2023 को आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक स्पेशल फोकस दिया गया है कि इसके ऊपर पीएम गति शक्ति स्कीम के ऊपर। ठीक है,
पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है इसके ऊपर, यहाँ पे हम अलग से पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है जो अमाउंट है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर यहाँ पे 10 करोड़ कर दिया गया है। 10 करोड़ तक का यहाँ पर जो पैसा है वो मतलब एक तरीके से जो यह पैसा इस पर खर्च कर रहे हैं वो डबल कर दिया गया अब की बार बजट 2023 में। तो इसके अलावा जो हमारा रेलवे है, इसके अलावा जो पूरा का पूरा इंडियन रेलवेज़ है, इसके लिए भी अब की बार बजट में एक अलग से बजट रखा गया था। आपको पता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग बजट रखा जाता है। तो बोला यह गया भाई 2024 में इंडियन रेलवेज़ के लिए हम लोग 2.4 लाख करोड़ के आसपास का बजट रख रहे हैं 2023-24 के लिए। 2.4 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इंडियन रेलवेज़ के लिए अलग से रख दिया गया। ये पैसा इंडियन रेलवेज़ खर्चेगा। तो कहीं ना कहीं राइटर का कहना यह है कि जो प्लान है वो ट्रांसफॉर्मेटिव है, प्लान जो है बढ़िया है, ग्रोथ के लिए अच्छा है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैसा अब की बार दिया गया है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का जो डेवलपमेंट है ना वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रोड्स, आपकी सड़कें, आपका रेलवे लाइन, आपका एयरपोर्ट, आपका जितने पोर्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वाटरवेज यानी जो पानी वाले रास्ते हैं, और प्लस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ 6-7 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि ये जो जगह है ना ये वही रास्ता जहाँ से व्यापार होगा, क्योंकि जब तक एक देश में व्यापार होगा नहीं तब तक वो कंट्री कैसे ग्रो करेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों में जो रेलवे है ना ये सबसे अच्छा तरीका है और एफिशिएंट तरीका है, सबसे आसान तरीका, सुरक्षित तरीका, बेस्ट तरीका यह है रेलवेज़, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मूवमेंट कर सकते हैं। यानी सामान जहाँ पर बना है उसको अगर पूरे इंडिया में, पूरे पैन इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफ़र करना है, कहीं पर भी भेजना है, तो उसके लिए रेलवे एक बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा राइटर का कहना है। और अभी के समय पे भी रेलवे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस लॉजिस्टिक्स सिस्टम में। जहाँ पे सामान बन रहा है वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए रेलवे का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी भी इसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, वो हमें समझना होगा। तो अभी पता है हमने टारगेट बढ़ा रखा है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं गुड्स के मूवमेंट में। जो सामान का मूवमेंट होगा देश भर में उसमें रेलवे का ज़्यादा यूज़ होगा। अभी 27% यूज़ हो रहा है, आने वाले समय पर हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 45% जो सामान का मूवमेंट है देश में, जितना भी सामान का मूवमेंट हो रहा है वो हम रेलवे के माध्यम से करें। जो भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जहाँ से बन रहे हैं, जहाँ पे पहुँचाना है, उसका डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, वो सब रेलवे से करें, ऐसा हमारा टारगेट है। आज के समय पर 1.2 बिलियन टन्स के आसपास का जो सामान का मूवमेंट हो रहा है वो रेलवे से हो रहा है। हमारा टारगेट है आने वाले समय पर 3.3 बिलियन टन्स तक का मूवमेंट जो है वो रेलवे से हो, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो ये बोला गया क्योंकि रेलवे में कई सारे फायदे हैं। जैसे रेलवे क्या करता है ना, जो कॉस्ट है, कॉस्ट को लेकर काफ़ी कन्वीनियंट है। आप करेंट अगर पूरा सिस्टम देखते हो ना, फ्राइट मूवमेंट का, सामान का जो मूवमेंट है इसका पूरा सिस्टम देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। रोड ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ हो रहा है, रोड का यानी सड़कों का भी यूज़ हो रहा है, प्लस रेलवे ट्रांसपोर्ट यानी कि रेलवे का भी यूज़ हो रहा है। लेकिन करंट समय पर हम रोड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमारे देश का जो 65% सामान का जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, सारी चीज़ें एडिटोरियल की यहाँ पर मैं मेंशन करता जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। हमारे देश में जो 65% सामान का मूवमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं रोड के माध्यम से हो रहा है, बाय रोड हो रहा है। ठीक है, तो रोड्स के ऊपर बर्डन भी इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम भी है, रोड के ऊपर बर्डन इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, हमारा ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तीसरी चीज़, ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है रोड के माध्यम से वो ज़्यादा हो रहा है। और चौथी चीज़, जब हम रोड से सामान को भेजते हैं इधर से उधर तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जाती है। सामान को रखना है ना, थोड़ा थोड़ा करके भेजना, क्योंकि एक बार में ज़्यादा सामान जाएगा नहीं, किसी रोड से, किसी ट्रक से थोड़ा थोड़ा करके सामान जाएगा। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर हम रेलवे का ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन करते हैं तो हमारे लिए गेम चेंजर होगा और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। और भारत को अगर दुनिया भर में लॉजिस्टिक के मामले में कंपटीशन देना है किसी देश को, तो हमें अपना रेलवे सेक्टर मजबूत करना होगा। वो चीज़ यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है। देन ये बोलते हैं कि देखो, रोड ट्रांसपोर्ट आज हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में पैसा ज़्यादा लग रहा है, जबकि रेलवे ट्रांसपोर्ट में अगर हम मजबूत होते तो रेलवे से ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है सामान, उसमें हमारा कॉस्ट भी कम लगता है, एफिशिएंट तरीका होता है, आसानी से सेफ तरीके से हम उसको सेफ तरीके से हम उसको यहाँ पर मूवमेंट करवा सकते हैं सामान का, और जल्दी करवा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में करवा सकते हैं। तो ये इसके अपने आप में बेनिफिट्स हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मैंशन की है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर हम रोड के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, रोड के माध्यम से सामान को इधर से उधर मूव किया जा रहा है ना, तो इससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं।
ठीक है। जबकि हम बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे के मामले में आप देखोगे कई सारे देश, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल राइटर देते हैं कि चाइना का रेलवे सिस्टम आप देखो, चाइना ने अपने रेलवे के सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैवली इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। जो कंटेनर का मूवमेंट हो रहा है उसका हम ज़्यादा कम से कम खर्चा कर सकें, है ना, कम से कम पैसे में ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया मूवमेंट हो सके सामानों का, ऐसा यहाँ पर टारगेट चाइना लेकर चल रहा है। इवन ऐसे ही काम यहाँ पर यूएस लेकर चल रहा है। इवन यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि आप चाइना में देखोगे ना, तो एक प्रॉपर इन्होंने अपनी जो स्पेशल ट्रेन्स है ना वो बना रखी हैं कंटेनर्स को कैरी करने के लिए, क्योंकि जो ट्रेन के अंदर में कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं उसको लेकर उन्होंने स्पेशल ट्रेन बनाई है जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सेफ्टी से सामान को रख सकते हो। इवन उसके बाद में चाइना के अंदर में एक डेडिकेटेड रेल लाइन्स हैं, जैसे आज के समय पर इंडिया में अलग अलग रेल लाइन्स हैं, उसी पे मालगाड़ियाँ चल रही हैं, उसी पर हमारे पैसेंजर ट्रेन चल रहे हैं, ऐसा चाइना में नहीं है। चाइना में एक डेडिकेटेड अलग से रेल लाइन्स हैं जो कि सामान के लिए बनाई गई हैं, जिससे उसके ऊपर कोई ट्रैफिक ना हो, फटाक से वो लाइन एक जगह से निकले और दूसरी जगह पर पहुंचे, यानी ट्रेन वहाँ से एक जगह से निकले जहाँ से सामान बना है वहाँ से निकले और अपना डेस्टिनेशन पर जाकर सीधा रुके। तो समय कम लगा, कॉस्ट कम लगी, सामान सेफ है और अलग से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब धीरे धीरे मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको ये देखने को मिलेगा। तो इससे कंटेनर्स आराम तक पहुँच सकेंगे। और प्लस पता है, अब आप कहोगे अलग से रेलवे लाइन बनाने का क्या फ़ायदा? अलग से रेलवे लाइन बनाने का एक फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि आप देखोगे जो नॉर्मल रेलवे लाइन्स होती हैं ना, जैसे कि मान लो हमें सामान कहाँ तक पहुँचाना है, किसी बंदरगाह तक पहुँचाना है, पोर्ट तक पहुँचाना है, तो क्या कोई रेलवे लाइन पोर्ट तक जाती है? नहीं जाती है। लेकिन चाइना में आपको डेडिकेटेड रेलवे लाइन ऐसे देखने को मिलेंगी, यानी जहाँ पे सामान बना वहाँ से अगर आपको बंदरगाह तक सामान पहुँचाना है ना, तो उसके लिए आपके पास में सीधे एक रेलवे लाइन है, यहाँ से सामान बना, सीधा ट्रेन में आपने लोड किया और वो गाड़ी, जो मालगाड़ी है, वो सीधा सीधा यहाँ पर पोर्ट तक, बंदरगाह तक पहुँच गई। लेकिन इंडिया में कैसा है, इंडिया में पोर्ट तक कनेक्टिविटी डायरेक्टली है ही नहीं। आपको सामान यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, बीच में सामान को अनलोड करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर इधर रोड के माध्यम से पोर्ट तक पहुँचाना पड़ेगा। तो ऐसे बीच में सामान को उतारना पड़ सकता है। तो इसमें अगेन टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ गए, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। ये कुछ चैलेंजेस है जो कि इंडिया आज के समय पर फेस कर रहा है, जबकि इन चैलेंजेस से चाइना निकल चुका है। हम सीख सकते हैं इन चीज़ों को देखकर। इवन यूएस भी यहाँ पर यही बिल्कुल काम कर रहा है, वहाँ पर भी एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बात क्लियर हुई? फिर उसके बाद में यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है, हमारा जो नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, वो कई सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, कनेक्टिविटी के चैलेंजेस को फेस कर रहा है। और वो कनेक्टिविटी का चैलेंज क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और वो कनेक्टिविटी चैलेंज की वजह से समय भी बढ़ रहा है, पैसा भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास में प्रॉपर टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास में प्रॉपर गोदाम नहीं है, आप कहाँ पे सामान को हैंडल कर पाओगे। आपके पास में जो अभी कंटेनर है जहाँ पे सामान आप रख के भर के लेके जा रहे हो, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है सामान की, है ना। तो इन चीज़ों की कमी की वजह से हम लोग काफ़ी पीछे हैं अलग अलग देशों से। और किसी भी देश का जो कनेक्टिविटी है वो अगर इंप्रूव है तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा, आगे ग्रो करेगा। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए प्रॉपरली, देखो खुद राइटर यहाँ पे मेंशन कर रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में पहली और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब सीधा जहाँ से सामान निकला और जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ तक की कनेक्टिविटी एक प्रॉपर कनेक्टिविटी हो। ऐसा ना हो बीच में सामान को उतारना पड़े, फिर चढ़ाना पड़े, लोड अनलोड करना पड़े, ऐसा कुछ भी ना हो। एक प्रॉपर कनेक्टिविटी हो, और वो रेलवे की कनेक्टिविटी होगी तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके सामान के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि बीच में जब सामान को अनलोड करेंगे, है ना, बीच एक जगह उतारा जाएगा, दोबारा चढ़ाया जाएगा, है ना, गाड़ियों में चढ़ाया जाएगा, तो इससे कहने कि सामान जो रखा है आपका उसके टूटने के चांसेस, वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर एक सिंगल लाइन होगी रेलवे की तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम होंगे कि आपका सामान डैमेज हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका क्वालिटी वाला जो काम है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक तरीके से एक स्पेशल एंटिटी, एक अलग से स्पेशल कंपनी बना देनी चाहिए इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, एक स्पेशल बॉडी बना देनी चाहिए। तो राइटर बोलती हैं कि इंडियन रेलवेज़ को ना यहाँ पे ज़रूरत है किस चीज़ की, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की, और उसके लिए हमें ज़रूरत है अपने पास में एक पॉलिसी की, एक नीति की ज़रूरत है, एक एडिक्वेट पॉलिसी होना ज़रूरी है। और दूसरा इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है। आप प्राइवेट को जितना पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, इसमें आप अच्छा सा काम कर सकते हो। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन किस चीज़ मामले में, जैसे कि आपके टर्मिनल्स हो गए उसको मैनेज करना, कंटेनर्स को बनाना, गोदाम को बनाना, गोदाम का प्रॉपर यूज़ करना, वहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। तो ये दोनों काम कर लिए जाएँ तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर राइटर ने मेंशन किया
एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक पूरा कंप्लीट जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस जिसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है, आखिरी शुरुआत से लेकर आखिरी तक कनेक्टिविटी है, तो इससे बहुत सारे चेंजेस होंगे। इवन यहाँ पे राइटर बोलती हैं कि हम पहले इंडिया में इस लेवल को कर सकते हैं, इस लेवल पर आ सकते हैं, और इंडिया के साथ साथ देन इस रेल की कनेक्टिविटी को हम नेपाल और बांग्लादेश तक भी पहुँचा सकते हैं। नेपाल और बांग्लादेश तक भी हमें ये रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर करनी होगी, जिससे हम सामान को वहाँ पर डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस काम से डेफिनेटली इंडिया के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, खासकर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो राइटर मेंशन करती हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कंप्लीट एडिटोरियल, पूरा एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब समय है आपके आंसर राइटिंग का। तो इस पूरे एडिटोरियल को समझने के बाद में आज आपको मिलता है आपका मेंस का क्वेश्चन, इसी आर्टिकल से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द चैलेंजेस विद इंडियाज लॉजिस्टिक सिस्टम, ऑल्सो डिस्कस द मेजर्स टू ओवरकम दीज इशूज़। यानी कि हिंदी में बोल देता हूँ, भारत की जो रसद प्रणाली है, अब इसको हिंदी में यही बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक सिस्टम है इसके साथ में चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो आपको बताना है। प्लस इन मुद्दों को दूर करने के लिए, यानी कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इसको लेकर आपको चर्चा करनी है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, या मेंस ग्रुप फुल फॉर्म लिखना, आपको वो चैनल मिलेगा। ठीक है, आपको जब वो चैनल मिलेगा वहाँ पे देखोगे 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो, आंसर को लिख सकते हो। और देखो, आंसर को लिखने के साथ साथ एक छोटा सा काम आपको और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। 2 आंसर रिव्यू करने में यार ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 15 मिनट लगेंगे। तो आप जब 2 आंसर रिव्यू करोगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि हाँ सर, यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो एक कोऑपरेटिव में वो ग्रुप चल रहा है, आप भी उसका हिस्सा बनो। ठीक है, नाउ आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक आर्टिकल हमारा रह गया था, वो ये था, फटाफट इसको भी कवर करते हैं। क्या बात की जा रही है? रेलवे गियर्स अप टू फुलफिल कोल डिमांड ऑफ पावर सेक्टर। देखो सर, गर्मियाँ बढ़ने वाली हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जो पावर सेक्टर है हमारे, जहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे कोयले की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जो बिजली बनती है वो कोयला जलाकर बनती है। क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड देश भर में इंक्रीज़ हो जाएगी गर्मियों के बढ़ने की वजह से, तो इस चक्कर में अब कोयला ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा पावर सेक्टर पर। तो जो कोल ट्रांसपोर्टेशन है अब की बार वो बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और रेलवे के माध्यम से, यानी कि जो मालगाड़ी है इसके माध्यम से कोयले का ट्रांसपोर्टेशन अब की बार इंक्रीज़ होगा। बोला जा रहा है 24.5% से अब की बार, मतलब पिछले कुछ समय पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कोयले का ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन के माध्यम से बढ़ा है, और इस साल हम देख पाएंगे आने वाले समय पर और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब दिन भर में कई सारी जो ट्रॉलियाँ हैं, ट्रॉलियाँ बोल रहा हूँ, ट्रॉली बोलना सही रहेगा, या रेक्स बोल सकते हो, जो रेलवे की रेक्स है ना, तो कई सारी रेक्स दिन भर में यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएंगी, लोड की जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है पावर सेक्टर के लिए। ठीक है, 2022 में थोड़ा सा कम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है, लेकिन 2023 में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होने वाला है। बोला यह जा रहा है कि 2023 में एक दिन के हिसाब से, फरवरी के महीने की अगर हम लोग बात करें, तो फरवरी के महीने में, केवल फरवरी में 2023 में रोज़ के हिसाब से 426.3 जो रेग्स हैं ट्रेन के, जो ये ट्रेन का एक डब्बा है वो लोड किया गया है। हर रोज़ इतने डब्बे लोड करे गए। जबकि 2022 के फरवरी के महीने में केवल 399 के आसपास जो रोज़ाना डब्बे लोड किए जाते थे। फरवरी के महीने की बात कर रहा हूँ केवल। तो आने वाले समय पर अब की बार डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो डेफिनेटली कोल का ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो पढ़ना क्या है, तो एग्जाम के लिए थोड़ा सा कोयले के बारे में पढ़ लो, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ो। इस आर्टिकल में और कुछ खास बात है नहीं। जब हम बात करते हैं कोयले की, तो कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, काला सोना भी वहाँ पर बोला जाता है। आज के समय में कोयले का यूज़ सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है ना कोयले से, उसको हम थर्मल पावर भी बोलते हैं। प्लस कई सारी जगह पर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे स्टील की इंडस्ट्री हो गई, स्टीम इंजन की इंडस्ट्री हो गई, कई सारी जगह पर कोयले का यूज़ भरपूर मात्रा में किया जाता है। और दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन है कोयले के, तो उसमें चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन अपने देशों में करती हैं। अच्छा, अब बात ये आती है भारत की। तो भारत पे कोयला कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भारत में ना कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पुराना है। आप देखोगे भारत में कई सारी जगह पर गोंडवाना कोल फील्ड्स पाई जाती हैं। गोंडवाना कोल फील्ड्स वो वाली कोयले की फील्ड हैं जो 250 मिलियन साल पुरानी है। इवन भारत में जितना भी कोयले का रिजर्व है उसका 98% गोंडवाना वाला कोयला देखने को मिलता है। इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है तो गोंडवाना कोयले का ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है। अब ये गोंडवाना कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, देखो ये जो गोंडवाने वाले कोयले होते हैं ना, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कोयले होते हैं।
और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, खासकर झारखंड, वेस्ट बंगाल में आप देख पाओगे दामोदर में, उसके बाद में छत्तीसगढ़ ओडिशा में महानदी में, देन महाराष्ट्र गोदावरी में, ठीक है, गोदावरी और नर्मदा वैलीज़ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ जगह है जहाँ पर गोंडवाना कोलफील्ड्स पाई जाती हैं जो कि बहुत पुरानी है। गोंडवाना कोलफील्ड्स के बाद जो दूसरी कोलफील्ड्स इंडिया में पाई जाती हैं वो है टर्शरी कोलफील्ड्स। ये लगभग 15 से 60 मिलियन साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 15 से 60 मिलियन साल पुरानी है, लेकिन गोंडवाना 250 मिलियन साल पुरानी है। तो जो टर्शरी वाली कोलफील्ड्स होती हैं इनमें कार्बन थोड़ा कम होता है लेकिन सल्फर वगैरह ज़्यादा होता है, लेकिन जो गोंडवाना वाली होती है इसमें कोयला भी, उसमें सल्फर वगैरह भी ज़्यादा होता है, प्लस कार्बन कंटेंट भी अच्छा खासा होता है, प्लस वो सुपीरियर क्वालिटी का कोयला होता है। अब ये जो टर्शरी वाली कोलफील्ड्स है ये कहाँ पे पाई जाती हैं, तो असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमालयन फुटहिल्स हो गए दार्जिलिंग के, फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरला में जो कोयला पाया जाता है ज़्यादातर वो टर्शरी कोलफील्ड्स वाला आपको देखने को मिलता है। ना जब बात करते हैं कोयले की तो आपको लगभग 4 प्रकार के कोयले देखने को मिल जाते हैं, 4 प्रकार के क्लासिफिकेशंस। एक कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है ना इसमें 80 से लेकर 95% तक कार्बन होता है, यानी अच्छी खासी मात्रा में कार्बन होता है, बेस्ट क्वालिटी का कोयला, क्योंकि कोयला वही ज़्यादा अच्छा है जिसमें कार्बन ज़्यादा मात्रा में है, वही आपको ज़्यादा एनर्जी देगा। तो 80 to 95% कार्बन कॉन्टेंट होता है एंथ्रेसाइट वाले कोयले में। यह कोयला ज़्यादातर आप कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है बिटुमिनस प्रकार का। बिटुमिनस जो कोयला होता है इसमें कार्बन कंटेंट 60 to 80% होता है, और ये वाला कोयला झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर तीसरा जो कोयला होता है वो लिग्नाइट नाम है उसका। इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा और कम होता है, 40 से 55% के आसपास कार्बन कंटेंट होता है, थोड़ी नमी वगैरह भी इसमें ज़्यादा होती है। अब ये वाला कोयला राजस्थान में, असम के लखीमपुर में, देन उसके बाद में तमिलनाडु में पाया जाता है। फिर चौथा प्रकार का होता है पीट वाला कोयला। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, 40% से भी कम होता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में होता है, एंथ्रेसाइट में। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, सवाल बनते रहते हैं। और आपको पता होगा कोयला आज के समय में ना हम इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो इंडिया के अंदर में कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सारी हम पूरी नहीं कर पाते, हम अलग अलग देशों से बहुत सारा कोयला इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह से इंपोर्ट किया जाता है। तो यूपीएससी ने साल 2019 में कोयले को लेकर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया था। कोयले को लेकर आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो कोल सेक्टर है इसको नेशनलाइज किया गया था हमारी सरकार के थ्रू अंडर द इंदिरा गांधी। दूसरा स्टेटमेंट, जो कोल ब्लॉक्स हैं वो आज के समय पर दिए जाते हैं लोगों को लॉटरी के बेसिस पर। तीसरा स्टेटमेंट, मतलब अभी हाल ही तक क्या हुआ, इंडिया ने कोयले को खूब सारा इंपोर्ट किया, बट अभी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है कोयले के प्रोडक्शन के मामले में। अब भारत कोयला विदेशों से नहीं मंगाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो कौन सा है इसका सही उत्तर? तो आप कहोगे 1 सेकंड, अभी आपने ये बताया था कि भारत अभी भी कोयला इंपोर्ट करता है। हाँ बिल्कुल सही बताया था। तो अब इसी हिसाब से तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कहोगे हाँ बिल्कुल गलत हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भारत अब इंपोर्ट नहीं करता, अब सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। ऐसा नहीं है, अभी भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के साथ साथ इंपोर्ट भी करते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखोगे तो ऑप्शन में ऑप्शन 1 देखोगे, 2, 3, 4 देखोगे, तो 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है तीनों के अंदर तीसरा वाला स्टेटमेंट बोला गया है, क्योंकि ऑप्शन बी में 2 and 3 है, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में भी 3 है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे नीचे वाले हो जाते हैं रॉन्ग। पहला वाला बिल्कुल सही है, और पहला वाला क्या बोलता है कि जो भैया हमारा कोल सेक्टर है इसको नेशनलाइज किया गया था हमारी सरकार के थ्रू अंडर द इंदिरा गांधी। ये बिल्कुल यहाँ पर सही स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सारा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा और वीडियो भी जल्दी मिल चुका होगा। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम कल से वीडियो आपका 8 बजे तक पहुंचा दें। 7:30 से 8 बजे के बीच में, हो सकता है कभी पहले हो जाए कभी थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन 7:30 से 8 बजे के बीच का हम टाइम पीरियड रख रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपको द हिंदू का वीडियो मिल जाया करेगा, क्योंकि आज भी हमारा न्यूज़पेपर जल्दी आ गया था, 5 बजे पब्लिश हो गया था, ठीक है। नाउ अब फटाफट हम अपने प्रीलिम्स के सवाल को देखते हैं, फिर उसके बाद में वीडियो का अंत करते हैं। पूछा गया था कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो 3 व्यक्ति हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह धिल्लों, इनको किस तरीके से याद करते हैं? तो हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स हुआ करते थे, इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स की तरह हम इनको याद करते हैं। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।